लैब क्लास 10 की लैब है और उस दिन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कर लिया था कहाँ तक, करंट तक कर लिया था। अब आ रहा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ करंट और क्या कह सकते हैं सिंबल ऑफ करंट। सिंबल ऑफ करंट क्या कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल जाता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहला आता है आपका बैटरी, पहला आपका बैटरी आएगा, सेल आएगा, पहला तो सेल होगा। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक ये एक बड़ा डंडा फिर एक छोटा डंडा, बड़ा डंडा प्लस होता है छोटा डंडा माइनस होता है, ये चीज हो गई। दूसरा बैटरी होगी, इसमें कई सारे डंडे होते हैं, जैसे पहला बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसको क्या कहते हैं बैटरी कहते हैं। इसके बाद की आएगा, की और स्विच, तो ये ऐसे, उसके बाद बल्ब, हार्ट के शेप में होता है। तो ये मतलब मेन कंपोनेंट्स होते हैं। स्विच को और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे है तो ये ऑन है, ये ऑफ है, अगर टच कर दिया तो ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन है, अगर इसकी बूंदी हटा दी तो ऑफ हो जाएगा, ठीक। और रेजिस्टेंस, रजिस्टर, ये तो है रजिस्टर, तो ये ऐसे 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 पहाड़ होता है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। पहाड़ में फिर ऐसे ही कर्व बना है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कहता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकता है। करंट को बड़ी समस्या होती है भाई, करंट को बहुत समस्या होती है। देखो वोल्टेज उसको पोटेंशियल डिफरेंस धक्का मार के आगे लेके जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं आगे नहीं जाना, वो पुलिस की तरह होता है, ठीक। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, मतलब वो चाहता तो करंट को कम ज़्यादा जैसा आपका वो रहता है दिखाते हैं, जैसे ये चीज़ दे रखा है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। आप फैन को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फैन को तेज या धीमा करते हैं, इसी तरह वो क्या उसके लिए करंट होता है, वो करंट को क्या, करंट को तेज करता है, मतलब ज़्यादा फ्लो करा देगा इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी कम फ्लो कराएगा, तो ये होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। एनसीईआरटी में देख लेना, एक बार एनसीईआरटी देख लेना, शायद आज आपको बनाएंगे। एमीटर, एमीटर क्या होता है, करंट को नापने के लिए होता है, जो सीरीज में कब सिंपल सर्किट में जब करंट नापते हैं, सिंपल सर्किट में जब करंट नापते हैं तो वो एमीटर से नापते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है। आपने घर में समरसेबल में देखा होगा, एक साइड पे ए लिखा रहता है, एक साइड पे बी लिखा रहता है, तो ए एमीटर होता है, फिर बी वाला होता है वोल्ट मीटर। ये क्या करता है, करंट पैरेलल करंट जा रहा है तो पैरेलल रेजिस्टेंस रखते हैं तब होता है। इस देखो कैसे होता है, इसका बी होता है डब्बे के अंदर बी, और गैल्वेनोमीटर, ये मीटर की तरह होता है, बड़ा एमीटर कह सकते हैं इसको, ये होता है गैल्वेनोमीटर।
सर्किट डायग्राम। क्या चीज टॉपिक? सिंपल सर्किट ना, सिंपल सर्किट, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसे होगा? सिंपल से सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम ऐसे होगा, ये रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ बल्ब हो गया, और ये बैटरी होगी, यहाँ पर स्विच लगा दिया। अभी क्या है, अभी सर्किट क्लोज है, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर इससे इसको टच करा दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया, ये क्या ग्लो कर देंगे। तो एक सिंपल सर्किट हो गया, ये सिंपल सर्किट हो गया। अगर आपने करंट कितना बह रहा, तो इस जगह पे एक एमीटर लगा लेंगे। अगर नापना है कि वोल्टेज कितना दे रहे हैं, वोल्टेज कितना आ रहा, तो यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देंगे। ये होता है सर्किट। देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देते। ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट रोकता है। ये बल्ब है, दिल की शेप में बल्ब, ये एमीटर, ये स्विच, ये बैटरी और ये वोल्टमीटर। जो बड़ा वाला डंडा वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला नेगेटिव। तो क्या है, इधर से करंट बाहर, इधर से इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो बल्ब जलेगा, बल्ब जो पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा तो बल्ब बहेगा। काफी तेज जेवर होता है। जैसे ये स्विच ऑफ रहेगा तो ना ही एमीटर काम करेगा, ना ही वोल्टमीटर काम करेगा, ना ही बल्ब चलेगा। तो ये होता है एक सर्किट डायग्राम। इसके बाद क्या आता है, ओम्स लॉ, जॉर्ज सिमन्स ऑफ ओम्स। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हुआ था जॉर्ज सिमन लॉ ने के उस पर रिस्पेक्ट पे था, उन्होंने दिया था। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की सिंपल डेफिनेशन, ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल जितना होगा, मतलब आप जितना धक्का मारेंगे उतना करंट मिलेगा आपको। जैसे क्या ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल difference is directly proportional to current। तो ये चीज देख लीजिए। अब ये क्या स्टेट करता है, आधा कॉन्सेप्ट ये समझ आएगा, फॉर्मूला निकल आएगा। तो ये क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करंट के। आप जितना ज्यादा धक्का मारेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उतने ही ज्यादा आप क्या, उतना ही ज्यादा आपका करंट बनेगा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा तो करंट कैसे जाएगा, करंट धीमे 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 आएगा। अगर वही एकदम झन से गया, एकदम झन भागते हुए गया, तो क्या करंट ज्यादा बनेगा आपको, क्योंकि झुन झुन करंट ज्यादा बनेगा। तो ये क्या चीज है, आप धक्का मारेंगे, जैसे आप लाइन में खड़े हैं,
छुट्टी टाइम है, छुट्टी का टाइम है, अभी हम छुट्टी ले लेके आए। हम ये लेक्चर हम जस्ट फिजिक्स का पेपर देने के बाद हम शूट कर रहे हैं। ये लेक्चर शूट हो रहा है फिजिक्स का पेपर देने के बाद। तो सोच हम लोग का अपना पेपर चल रहा है, आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है जितना आपको धक्का देंगे, मतलब आप छुट्टी के टाइम पे खड़े हैं, अराइवल टाइम आपका डिपार्चर टाइम है और सब एक लाइन से खड़े हैं, आप और आपके दोस्त। आपको कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, अब धक्का तेजी से मारे तो 3-4 लोग और आगे लगते हैं ना धक्का मार, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी डिलीवर होती गई वहाँ पर। तो यही काम होता है। पोटेंशियल वहाँ आपने आपने कितना पोटेंशियल है, वहाँ धक्का मारे कितना है, अब वो आगे तक इलेक्ट्रॉन बैठ गया तो वहाँ से आगे ये धक्का कौन मारा, तो ये आवाज आती है ना। तो यही कहता है ओम्स लॉ का यही स्टेटमेंट है कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। मतलब अगर आप धक्का ज़्यादा लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ देखिए, ये V हो गया, ये I हो गया, तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी। अब ये बढ़ाते जाएंगे, I भी बढ़ता जाएगा। अब सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जीरो हो गया, जीरो हो गया, आप कोई धक्का ही नहीं लगा रहे तो क्या करंट बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपने धक्का मारा 5 इलेक्ट्रॉन आगे से गए। तो ये चीज स्टेट करता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। याद कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन लिख दिया, प्रोपोर्शनल टू करंट। ये चीज ओम्स लॉ स्टेट करता है। अब इस चीज का स्टेटमेंट देखिए, V प्रोपोर्शनल टू I दे रखा है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी जब, तो V इक्वल टू यहाँ पर R आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो R आ जाता है, और यहाँ पर R क्या रहता है, R रहता है कांस्टेंट। R क्या रहता है, कांस्टेंट। R भी इन दोनों से कोई लेना देना नहीं रहता, नथिंग, मतलब R एकदम मुंह से बैठा पड़ा है। R क्या करता है, सिर्फ रोकता है। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करंट को रोकने वाला रहता है, R यहाँ पर कांस्टेंट की तरह काम आता है। तो कोई पूछे V और I में क्या कांस्टेंट होता है तो आप R कह देते हैं। ये तो पूछ सकते हैं ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो ये फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं। कभी फॉर्मूला भूल भी गए तो ये फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है ये आप एक बार याद कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, या पूरी रात में आप एनसीईआरटी में है ही किताब, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे और हम यहाँ पढ़ा देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और कुछ छूटेगा तो वो आपका PYQ जब अगर होंगे तो हम लोग बताएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो एक बार आप एनसीईआरटी भी पढ़ लिया करिए, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन होते जैसे टर्म 1 हो गया, टर्म 2 का है, तो अगर टर्म 1 होता तो ये ग्राफ बना के दे देते हैं तो और पूछ लेते कि क्या शो कर रहा है, या तो ऐसे बोल देते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बताइए कौन सा ग्राफ आपको स्टेट कर रहा है, तो वो चीज़ एक MCQ बेस में आ जाती है। इसके बाद यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तो R लिखा है, सिंपल कैसे होता है, तो हमको पता है फॉर्मूला V इक्वल टू I R, तो R लिखेंगे तो हो जाएगा V अपॉन I। हाँ, अब हमें बता V होता है वोल्ट, V को किस में, वोल्टेज में, वोल्ट्स में होता है, I किस में होता है, एम्पियर में होता है।
वोल्ट्स अपॉन एम्पियर होता है ओम्स। तो आर की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है। इसको ऐसे ओम्स होती है और इसका सिंबल ऐसे होता है, ये होता है ओम्स का। कैसे होता है? ओम्स का सिग्मा सिग्मा रूल। तो ये सिग्मा रूल यहाँ दिखा देते हैं। तो ओम्स का कैसे होता है? ऐसे होता है, सीधा टुबू सीधा। तो ये होता है आपका ओम्स। तो मोर अबाउट एक्सपेरिमेंटल, ये सब बकवास कीजिए। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बारी। अच्छा, आर का एक फॉर्मूला ये हो गया, जैसे रेजिस्टेंस पूछे तो ये हो गया। एक आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई क्या रहेगा? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ये इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, मतलब जैसे आपको कह दिया कि 0 से 0.5 तक के बीच का करंट आता है, तो उस चीज़ के लिए देते हैं ये चीज़। आपके सिलेबस में हमको नहीं लगता अभी क्वेश्चन पूछते होंगे इसके ऊपर, पर याद आ गया तो बता दो। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप सिंपल सर्किट, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया गया, वो करंट को क्या करेगा? फ्लो होने से रोकेगा। उसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ही होता है। किसी सर्किट डायग्राम पे अगर ये ऐसे करके ऐसे लगा लिया गया तो क्या ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। और इसका सिंबल आर होता है, इसकी यूनिट होती है ओम, और स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी तो आपको पता ही होगी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होगी पर कभी डायरेक्शन नहीं होगी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी मैग्नीट्यूड होती है पर डायरेक्शन नहीं होती। 9 में पढ़ा होगा आपने डिस्टेंस, टाइम और मोशन, अधिकतर मोशन में पढ़ाते हैं ये चीज़। तो ये चीज़ कहते हैं। अगर सिंपल से डेफिनेशन लिखवाएं, द प्रॉपर्टी which oppose the flow of current is known as electrical resistance। डेफिनेशन लिखने को भी आ सकती है, ये होती है डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। वही चीज कि मतलब जो करंट को बहने से रोकता है या ताकत करता है, पुलिस वाले की तरह होता है। जैसे आप सामने से, और सिंपल होमली एग्जांपल दे, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगी? आपको, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होगी तो नहीं, हमको भी पता है, मैं नहीं थी, मैं क्या होगी? आप जैसे सपोज वैलेंटाइन वीक चल रहा था, सपोज करिए आनंद जी, तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो गई आपकी, और उधर से मम्मी का फोन आ रहा है कि इधर जल्दी आओ, घर आना है, जल्दी मार्केट चलना है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे और कह रही नहीं अभी नहीं जाना, अभी हमको चॉकलेट खाना है, टेडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, तो आप क्या करेंगे? मतलब रेजिस्टेंस वहां पर क्या हो गया? रेजिस्टेंस आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आप क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन से करंट, अपने आपको करंट मानी, छूटे ही आप करंट हो गए। आपकी गर्लफ्रेंड हो गई वहां रेजिस्टेंस, आपकी मम्मी हो गई वहां पर वोल्टेज। तो मम्मी क्या फोन करके आपको कह रही जल्दी आओ, मम्मी चलना मार्केट, तुम स्कूटी लेके गए, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कुछ भी लेके गए, मम्मी को जाना मार्केट।
अब वो तुम्हें फ़ोन कर रही है कि चले आओ, हमें चलना है मार्केट आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो जैसे आपको जाना हो मार्केट, आपको क्या जाना है, आपकी मम्मी को जाना है, आप लिए बैठे स्कूटी, घर पे एक स्कूटी, आप मम्मी को जाना मार्केट और आपको फ़ोन करा जा रहा है कि आप जल्दी आओ, मतलब जल्दी चले आओ, हमें चलना है मार्केट, कुछ सामान खरीदना है। आप बैठे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अब गर्लफ्रेंड खा रही चॉकलेट, आप खिला रहे हैं, चॉकलेट खा रही, आप दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, एक दूसरे में लिपटा लिपटी, पूरे मुंह भर में चॉकलेट। हाँ, तो अब क्या चीज़ होगी यहाँ पर, यहाँ पर हो गया कि आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ रेजिस्टेंस हो गई, आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते, वो कह रही नहीं नहीं, जब तक चॉकलेट नहीं खत्म होगी तब तक नहीं जाना है, जब तक चॉकलेट नहीं खत्म होगी आप नहीं जा सकते। अब वो धीमे धीमे चॉकलेट खा रही है, आपको यहाँ से प्रेशर बनाए, फोन से क्या, बार बार फोन आ रहा, फोन आ रहा, फोन और क्या होगा, धक्का मार रहा आपको, आप क्या हो गए, करंट हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड क्या होगी, रेजिस्टेंस हो गई, गर्लफ्रेंड कह रही नहीं जाना है, वहाँ फोन कह रहा है उठा ली, मम्मी का फोन आ रहा है, जाना है घर, तो आप बीच में फंस गए, आपका क्या चक्की पिस गई। तो यही चीज आपको क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, और वोल्टेज जो होता है वो करंट को ढकेलता है। सिंपल सा एकदम सही करेक्ट आपके माइंड में छप जाए, और आनंद तो आ ही गया होगा, आपको तो पता ही है। एक्चुअली तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब दो चार न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस स्केलर क्यों होता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। रेजिस्टेंस स्केलर क्यों होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं रेजिस्टेंस स्केलर क्यों होता है। आई वेक्टर, आई एक तो आई ना ही वेक्टर होता है ना स्केलर होता है, वो अलग ही क्वांटिटी। तो कभी पूछ लेंगे रेजिस्टेंस, जैसे शायद हमको लगता है 12th में क्वेश्चन होता है रेजिस्टेंस स्केलर क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस स्केलर इसलिए होता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हमें मेटल की बारी। तो पहला न्यूमेरिकल स्टेट क्या करता है, when a 12 volt battery is connected to the across unknown resistance and the current of 2.5 milliampere in a circuit, find the value of circuit। देखो 12 वोल्टेज का 12 वोल्ट्स का क्या, when a 12 volt battery, when a 12 volts battery connected to unknown resistance and there is a current of 2.5 milliampere। अभी क्या है, in the circuit find the resistance, in the circuit find the resistance। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए पॉज करके, जिससे हो सकता है वो करके दिखाएगा पॉज में ही। और तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का धक्का मार रहा है, किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। अब वो रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, यहाँ पर क्या है, मम्मी है, आप हैं और गर्लफ्रेंड नहीं है, मम्मी है आप है, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड का पता करना है। ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, लीड लगा के देखिएगा भैया, मम्मी आपको तो चप्पलों से मारेंगी, यानी चप्पलों से। हम लोग क्या कमरा बंद है ना, ही लोग घर वाले देखते हैं। तो ऐसा ही से आपको पता ही चल रहा होगा क्या क्या दिया है, करंट दे रखा है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट्स का है, आई कितना दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर है, मिली को चेंज करेंगे एम्पियर में तो 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। देखिए एम जहाँ पर होता है वो इंटू 10⁻³ होता है, म्यू जहाँ पर होता है इंटू 10⁻⁻6 होता है, और एन जहाँ पर होगा वो इंटू 10⁻⁹ होगा। तो ये यूनिट हमेशा याद रखिएगा, यूनिट
कई बार आ जाती है। हाँ, तो वी किस में चेंज हो गया, ये एम्पियर में चेंज हो गया। अब निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, V अपॉन आई। कैसे, V इक्वल टू आई आर याद है, आर याद है क्या, V याद है। हाँ? अब वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर आपका आ गया आई, आई कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये -3 ऊपर चला जाएगा, ये 10 इंटू पावर -3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 इंटू 10 की पावर 3 अपन 2.5 आया। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 2 इसको खोल दीजिए मेरे से, तो 10 4 टाइम्स एक पॉइंट इधर जाएगा 4 आएगा, तो 4 0 हो जाएगा, 2 2 यहाँ पर आपका 25 आ गया, इससे इतना कटेगा तो 4 आएगा। तो आपका करंट आएगा या रेजिस्टेंस आएगा 480 ओम्स का, 480 ओम्स का। कितने का रेजिस्टेंस आएगा, 480 ओम्स का। अच्छा 2 जीरो थे, 4800 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर आया। तो अब आपने अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, आपको मुबारक। और एक क्वेश्चन हो जाए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 5 volts 5 ohms to allow a current of 15 ampere pass through it। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे, 10 की पावर -3 थी, सिंपल सा। इसका मतलब होता है 1 इंटू 3 थी, ये ऊपर चला गया, 10 की पावर 3 हो गई। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ गया यहाँ पर, इसको ओपन कर दिया, 10 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 1000 हो गया, एक जीरो और हो गया, 10 की पावर 4 हो गई मतलब। और 25 4 जा 100 होता है, तो 100 कटा 4 आया, 12 4 जा 48 और 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 अंडे जो आपके सर पर पड़ेंगे डंडे, अगर आपने लीड में ना देखी वीडियो तो। इसके बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ required across a conductor, required across the conductor of, कितने दे रखा है, resistance of resistance 5 volts, resistance of 5 volt, allow a current of, allows a current of 1.5 ampere। सॉरी, और 1.5 एम्पियर। तो जिससे हो सकता है वो करेगा, जिससे नहीं हो सकता वो देखेगा, पॉज करके एक बार करके फिर आंसर मैच करने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो कितना आएगा, वी पूछ रहा आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी होता है, आर दे रखा है, आई भी दे रखा है, क्या क्या गिवन है, वी आपको निकालना है, आर आपका 5 ओम दे रखा है, आई आपको दे रखा है 1.5 एम्पियर। फॉर्मूला लिखेंगे, वी इक्वल टू आई आर होता है। अब वैल्यू रखते जाइए, v इक्वल टू आई कितना है 1.5 और ओम, आर कितना है 5 ओम का है, v कितना आ गया
7.5 वोल्ट और V। तो जिसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है, मुबारक, खुशामदी, आपका बढ़िया है। Factors affecting the resistance of conductors. Factors affecting the resistance of conductors. Factors affecting resistance. तो पहला होता है लेंथ ऑफ वायर, दूसरा होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब इसमें डाउट आया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसे कहते हैं, जैसे कि ये एक तरह से वायर समझ लीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हम बताते हैं कि एक वायर हो गया, ये उसका एक क्रॉस सेक्शन हो गया, क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस का एरिया, उसका सरकमफ्रेंस, उसके बेस का सरकमफ्रेंस, उसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तीसरा क्या होगा, नेचर ऑफ वायर, मतलब वो किस एलिमेंट से बना। तीसरा क्या फंडामेंटल होता है, नेचर ऑफ वायर। नेचर ऑफ वायर क्या, जैसे किस एलिमेंट से बना है। अब जैसे नाइक्रोम से बना है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब उसमें करंट बहुत धीमे धीमे बहेगा। जैसे बल्ब में लगता है, बल्ब में एक टंगस्टन लगता है, बल्ब में क्या लगता है, टंगस्टन लगता है। तो क्या बल्ब में टंगस्टन लगता है तो उसका क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है आपको पता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए, तो एक ये फैक्टर होता है, चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या फैक्टर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपके वो आता नहीं 10 वोल्ट 10 रुपये वाला बल्ब, वो ऐसे ग्लास में होता है और यहाँ पर डब्ल्यू बना रहता है, डब्ल्यू बना रहता है। तो ये क्या, ये टंगस्टन का होता है, ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन होता है ये। इसकी टेम्परेचर भी हाई होता है, इसका क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये याद रखिएगा। कभी कभी ये आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को लिखने के लिए, तो पहले क्या होता है लेंथ ऑफ वायर, अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आता है, बेस का सरकमफ्रेंस, बेस का एरिया कह सकते हैं, बेस का एरिया। हाँ, नेचर ऑफ वायर, कौन सा मटेरियल यूज किया गया उसमें, टेम्परेचर ऑफ वायर, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा। अच्छा, अब पहले वाले को समझते हैं, लेंथ ऑफ वायर। अब लेंथ बढ़ी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अगर सोचिए इतना लंबा वायर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कम ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका क्या होगा,
लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ज़्यादा करंट नहीं रोक पाएगा। सिंपल सी बात है, इतना सा वायर है, आपने बैटरी लगाई, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, झन से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, झन से भाग गई, एकदम सामने से भाग गई, सामने से भाग गई, तो फिर किस बात का रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस उसमें, कोई रुकावट है, कोई ब्रेकर था उसमें, कोई ब्रेकर नहीं था। अब ये चीज सोचिए, लंबा वायर है, ये वायर है, माइक का वायर है, अब ये लंबा वायर है, तो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी फ्री है, पर एक दूरी तय करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो जो धक्का लगेगा वो थोड़ा आगे आगे आते आते थे धीमे हो जाएगा, क्या उसकी इंटेंसिटी धीमे हो जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ ब्रेकर्स हुए, लंबे वायर्स में क्या होगा, ब्रेकर्स आए, लंबे वायर्स में क्या है, ब्रेकर्स आए, एक तरीके से रेजिस्टेंस ब्रेकर भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड वहाँ थोड़ी धीमी हुई, तो ये चीज लेंथ ऑफ वायर इनवर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं यार, बताया सही लिखा उल्टा है, बताया सही है लिखा उल्टा है कि वायर लंबा होगा तो ब्रेकर ज्यादा होंगे, वायर छोटा होगा तो ब्रेकर कम होंगे, वायर इतना बड़ा है तो कोई ब्रेकर हुआ इसमें, आपने जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी दी, सुई से बल्ब जल गया, अभी इतना लंबा वायर लेके गए तो बटन ऑन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेंगे, थोड़ा सा क्या लगेंगे, टाइम लगेंगे बल्ब जलने में, तो ये चीज होता है। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका स्कूल, अभी हम लोगों का स्कूल कितने किलोमीटर है भैया, 1.5 किलोमीटर है, अब 1.5 किलोमीटर है, और क्या हो गया आपका यहाँ से, चलो हमने अपनी 10th की स्कूलिंग करी बक्सी से, यहाँ का टॉप स्कूल है, सेकंड नंबर का पहला एचएस आता है, तो क्या होगा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बक्शी है, तो अब हमें साइकिल चला के बक्शी तक जाना है 1.5 किलोमीटर, तो टाइम का आएगा ना, थोड़ा धीमे हो जाएंगे हमें, क्या यहाँ से निकले और रेस हो जाए, वहां तक कौन पहले पहुंचता है, यहाँ से एकदम तेजी से भागते हैं, करीबन हमने 500 मीटर्स मतलब आधा किलोमीटर में काफी तेज साइकिल चले, उसके बाद थोड़ी थकान आएगी कि नहीं आएगी, इंटेंसिटी फिर क्या होगी, वहाँ कम हो जाएगी, अरे भैया आराम से चलते, स्कूल को बहुत टाइम है, स्कूल अभी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो क्या होगा, आपकी लेंथ बड़ी होगी। अब सोचिए मेरे घर के बगल में ही स्कूल है, एकदम झन से एक छलांग मारते हैं हम स्कूल पहुंच जाते हैं, तो कोई रेजिस्टेंस से ब्रेकर आया नहीं आया। तो ये सिंपल सी बात है, सोहेल के घर के सामने में एक स्कूल है, जूहा है वो, जूहा जूनियर हाई स्कूल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया, बेस का एरिया होता है, बेस का एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, बेस का एरिया रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, तो देखिए एरिया छोटा हुआ इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, एरिया छोटा होगा इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम आया तो करंट कम आया, इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है करंट, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागेंगे तो करंट ज्यादा बनेगा, इलेक्ट्रॉन धीमे भागेंगे तो करंट धीमे भागेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, R is inversely proportional to A, R is inversely proportional to A, R is inversely proportional to A। अगर गड्ढा ज़्यादा है, देखिए जैसे ये है, ये काफ़ी छोटा है, दरवाजा ले लीजिए, एक मोटा सा आदमी है, एक छोटा सा दरवाजा है, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम पे एक निकल सकता है, वहीं बड़ा सा दरवाजा ले लिया, एक टाइम पे कितने निकल सकते हैं, 5 6 एक मैक्सिमम ले लीजिए, काफ़ी बड़ा दरवाजा है तो 5 6 निकल सकते हैं। अब आपके घर पे 2 ही निकल सकते हैं, आपके घर में तो दरवाजे निकल, एक साथ 2 निकल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन भागने की कैपेसिटी किसमें ज़्यादा है, आप हो गया इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको वहाँ क्या दर्शाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया वहाँ तक आ जाए। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, घर पे जो दरवाजे रहते हैं मैक्सिमम एक साथ 2 लोग निकल सकते हैं, धक्का ऐसे करके निकले तो 3 4 निकल जाएंगे, तो ये चीज होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। कैसे होता है समझना है, एकदम क्लियर विजन, क्लियर विजुअलाइजेशन है। अब नेचर ऑफ वायर, अब मटेरियल अच्छा नहीं हुआ,
मटेरियल अच्छा नहीं हुआ आप तो क्या उसमें ब्रेकर तो जाता होगा, जैसे आपका नाइक्रोम या टंगस्टन, हाँ टंगस्टन हो गया। अब आप साइकिल पीछे से एक आया साइकिल चला रहे हैं, काफ़ी देर तक साइकिल चला, हाँ तो आपका क्या थोड़ी देर के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, साइकिल चला रहे, साइकिल की चैन का प्यार बार बार तो ये थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, तो ये नेचर से डिपेंड नहीं करता ना, जो वो चीज़ हो सकती है या एरिया क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है और उस पर नहीं। तो क्या हुआ जैसे नेचर और फायर पे, अब किसी आदमी नेचर जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर में क्या होता है करंट बहुत तेजी से फ्लो हो जाता है, सिल्वर क्या होता है करंट बहुत तेजी से फ्लो करा देता है क्योंकि उसमें ब्रेकर नहीं होता है। करंट क्या, करंट सिल्वर में काफ़ी तेज बहता है, करंट सिल्वर में काफ़ी तेज बहता है क्योंकि उसमें ब्रेकर कम होते हैं, कह सकते हैं ब्रेकर कम होता है। वहाँ टंगस्टन में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, टंगस्टन में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा टंगस्टन में ब्रेकर ज़्यादा है, ब्रेकर ज़्यादा होंगे तो लावा ब्रेक मारेंगे कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ, वहाँ क्या ब्रेकर ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब एक रोड ले लीजिए, आप रोड ले लीजिए सिंपल सी रोड है, ज़्यादा दूर की रोड नहीं ले रहे हैं, इस बार पास की लेते हैं, बख्शी नहीं आना है। कोई उसमें था आपका समय से, तो एक एकदम विदाउट ब्रेकर रोड है, विदाउट ब्रेकर रोड हाईवे है, हाईवे में घिंग से करा एकदम घाए तेजी से आपका गया कि नहीं गया, तो रोड का नेचर कैसा था बिना ब्रेकर की अच्छी रोड थी, कहीं गड्ढा नहीं था, तो क्या उसका नेचर अच्छा था कि नहीं था, उसका नेचर अच्छा था कि नहीं था। आपने हाईवे गए, हाईवे में ना एक ब्रेकर है ना गड्ढा है, रोड अच्छी है, रोड फ्लैट है, 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप 18 के नीचे हैं, ड्राइविंग ना करें कृपया। और अगर उसी रोड पे ब्रेकर आ जाए, अब गली वाली रोड होगी, गली वाली रोड आई 5 मीटर बाद फिर एक गड्ढा झुकी, तो क्या नेचर खराब हुआ, रोड का नेचर खराब हुआ कि नहीं हुआ, रोड का नेचर खराब हुआ, तो क्या आपको ब्रेक ज़्यादा लगानी पड़ रही, आप क्या हो रहे रुक ज़्यादा रहे, रुक ज़्यादा रहे तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा, आप काफ़ी देर में पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अपने आप को, तो करंट की तरह धीमे धीमे पहुंच क्योंकि बार बार उसको ब्रेक मारनी पड़ेगी। तो ये हो गया नेचर ऑफ लाइफ। सब चीज़ का एक क्लियर विजुअलाइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या चीज़ हैशटैग किलर कातिलाना विजुअलाइजेशन, तेरी नैना बड़ी कर दिल एक दिन इस दिल को हंसाएंगी रुलाएंगी खत्म कर डालेंगी। और टेम्परेचर पे आता है, टेम्परेचर पे आता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब आप फिर से बक्सी तक जाने की कृपा करें थोड़ी सी, काफी घनघोर गर्मी है, काफी घनघोर गर्मी है, एकदम निचुड़े जा रहे हैं। कौन सी गर्मी हो गई, जून में स्कूल खुलते हैं, देखो तुम्हारे सर कैसे याद में जून में स्कूल खुलवा देते हैं, मई में आ जाए, मई में धूप होती है, मई में जा रहा है, आपको मई में जाना है, 1.5 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ रही है, 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ रही, तब क्या खूब तेज गर्मी चल रही, यहाँ से गए आप साइकिल चलाने पे गर्मी आ रही है, उसके बाद भी गर्मी, धूप भी खूब तेज है, तो आप क्या होंगे थोड़ा ढीले हो जाएंगे, ऐसे ऐसे साइकिल चलाते हो जाएंगे, तो क्या होगा आप इलेक्ट्रॉन अपने आप को समझिए, अब इधर गर्मी लग रही है, हम भाग रहे हैं, हमको गर्मी लग रही है, तो थोड़ी देर हो गया थक गए, एक कोल्ड ड्रिंक देना भाई साहब, तो एक कोल्ड ड्रिंक पीएंगे फिर थोड़ी एनर्जी है, तो क्या होगा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, तो आप रुक रुक के थोड़ा आराम आराम से जाएंगे ना, कि हम भगाते हुए जाएंगे, नहीं गर्मी लग रही है और गर्मी लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं, तो क्या धीमे धीमे जाते हैं कि नहीं गर्मी में स्कूल, छाव ढूंढते हुए, हाँ भाई छाव मिली छाव थोड़ा, तो फिर छाव मिली फिर उधर थोड़ा, वो एक जब छोटे थे तो एक वो रहता ना कि जहाँ छाव मिलेगी वहाँ जिंदा है, और जहाँ धूप लग गई हमें हम डेथ, फिर से दोबारा स्टार्ट करो, तो वो चीज़ यहाँ टेम्परेचर का फोन में चल लॉन्ग चीज और जो सली क्या बता रही थी, अच्छा टाइल्स, तुम्हें टाइल्स तो लगे नहीं याद आ रहा, गच्चा यार, अच्छा तो ये चीज
पूरा समझ में आया? क्या समझाया? दम किलर विजुअलाइजेशन, दम कातिलाना, कातिलाना नजरे से नहीं समझाया, कातिलाना दिखाया आपको पर। हाँ, तो ये चीज होती है। अब एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं रेजिस्टिविटी। कितना कठिन परीक्षा में करना पड़ता है टीचरों को। एक्चुअली इस स्टार्टअप की शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा मोटो है। जब कभी ये स्टार्टअप खूब लंबा चला, खूब बड़ा चला, तब बताएंगे। अभी मेरे अंदर थोड़ा घमंड है इस चीज को ना बताने का। एक्चुअली फिजिक्स थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोग इसको समझा नहीं पाते, और जो समझाते हैं वो बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट कहलाते हैं। अपने यहाँ की जैसे हमें एक टीचर पसंद है फिजिक्स में, एक तो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, हम नाम ले रहे हैं, मेरे ऊपर कॉपीराइट भी पड़ सकता है। एक जैन सर है, उनकी फिजिक्स हमें बड़ी अच्छी लगती है। एनवी सर हो गए, वो एक एमडी हैं, उनकी फिजिक्स हमें अच्छी लगती है। फिर उसके बाद सी वर्मा सर, क्या ही कहना, उनकी बुकें हमने पढ़ी हैं। तो ये मतलब एक अलग लेवल की फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें फिजिक्स अच्छी लगती है, सब्जेक्ट अच्छा लगता है हमें फिजिक्स, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको फिजिक्स समझा भी पाएँ, रिलेट कर पाएँ एकदम जो आप फील करते हो। फिजिक्स ऐसे नेचर नहीं होता है, फिजिक्स आपके नेचर में होता है। आप कुछ भी अलग नहीं पढ़ते फिजिक्स में, आप कुछ भी अलग नहीं पढ़ते, आप उसी चीज़ को समझते हैं फिजिक्स में। तो अब रेजिस्टिविटी की बारी आती है। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। सिंपल सी बात, पिछले साल अभी बताया कि अगर लेंथ ज़्यादा हुई रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा एग्जांपल भी दिया आपको, एकदम क्लियर क्लियर किलर किलर एकदम समझा रहा। उसके बाद क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। दोनों के अंदर डीप समझाया कैसे कहते हैं इसको, कि लेंथ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, एरिया कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। हाँ, तो अब दोनों को जब करेंगे, दोनों का आर सेम है, तो क्या हो गया, एल अपॉन ए हो गया। ये पहला, ये दूसरा, और ये दोनों को मिला के रहा पहला और दूसरे से। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब घटेगी तो यहाँ ओम आ जाएगा, R इक्वल टू रो अपॉन L अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कितने कांस्टेंट आते रहते हैं भाई साहब, कांस्टेंट ऐसे फिजिक्स को क्लास। हाँ, तो रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। रो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, रो इज एन स्केलर क्वांटिटी। और कुछ, तो अब ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, सब कुछ एकदम डीप 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 चीज़ से एक्सप्लेन हुआ है। ये एक नया फॉर्मूला हमने डिराइव करके आपको बताया कि कैसे आता है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। मटेरियल अच्छा होगा रेजिस्टिविटी अच्छी होगी, रेजिस्टिविटी अच्छी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये रेजिस्टिविटी कैसे होगी, मटेरियल पे। जैसे resistivity of material is the resistance offered by 1 meter length of a wire having an area of cross section of A। चलो लीजिए रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर निकालेंगे, ये हो गया R इंटू ए अपॉन एल। तो अब सबके साइड ये ओम हो गया, ये एरिया हो गया, तो किसमें हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया। लेंथ आपका मीटर में हो गई, कटा।
तो ओम मीटर, रो की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। डिराइव करना बता दिया, एसआई यूनिट अधिकतर डायमेंशन डिराइव करने के लिए भी आती है। तो और कुछ बता, सिर्फ कुछ तो बता दिया। सिंपल सी बात है, जिसमें धक्का कम लगेंगे वो कंडक्टर होगा, जिसमें धक्का ज़्यादा लगेंगे वो एक इंसुलेटर हुआ। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने देते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। छठी क्लास के कक्षा के अब चीज़ें नहीं बताएंगे। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, अरे तो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते बहुत लोगों को, पर जिसको समझ में आते काफ़ी अच्छा होता है, इजी हो जाता है थोड़े दिन बाद। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.25 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर if the resistivity of metal is 1.6 ओम मीटर। फॉर्मूला सारे लिख लीजिएगा। थोड़ा बढ़ जाते हैं, पॉज करिए और देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल की बात न्यूमेरिकल क्या, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। न्यूमेरिकल what will be the resistance of a metal wire of a length of metal wire of length of 2 meter or area of cross section and the area of cross section is कितना है 1.25 into 10 की पावर -6 1.25 into 10 की पावर -6 मीटर meter square. If the resistivity of metal is meter square and if resistivity is 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो सबके एसआई यूनिट से पता चल रहा है कौन सी क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। नहीं पता चल रहा है तो हम बता देती हूँ। तो जहाँ मीटर लगा है वो लेंथ है, जहाँ मीटर स्क्वायर लगा है वो एरिया है, जहाँ ओम मीटर लगा है वो रो है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। याद रखिए सब चीज़ की एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट से भी आप पता कर सकते हैं क्या चीज़ पूछ रहे हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन बताया है, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तैयार रहता है तो आपको एक बार के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें निकाला गया, इसमें आर में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसमें, पहले बोलते हैं क्या होगा आर। आर आपको निकालना है, ए आपको दे रखा है 1.25 into 10 की पावर -6, और रो दे रखा है 1.6 into 10 की पावर -8, और यहाँ क्या और क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एल दे रखा है 2 मीटर। फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये है फॉर्मूला। डिराइव करा। तो अब जब रखेंगे आर यहाँ पर रो की तरह 1.6 into 10 की पावर -8। अच्छा इसमें एक चीज होती है, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगी, जैसे इसकी रेजिस्टिविटी कम है
मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई कर सकता है। तो लेंथ कितना हो गया यहाँ पर 2 और एरिया क्रॉस सेक्शन 1.25 into 10 की पावर -6, तो 1.6 into 10 की 2 into 10 की पावर -2 अपॉन 1.25। इसको काटा पीटी पूटी काटा करेंगे तो यहाँ 0.2 यहाँ 0.2 तो कट जाएगा 1.6 यहाँ बता रहे 1.6 इंटू 10 अपॉन 125। अब इसको जब करेंगे डिवाइड 1.6 आएगा आपका 3.2 अपॉन 125। इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है, इससे इतना ज़्यादा नहीं डीप जा रहा है। परफॉर्मेंस सही है, इसका आंसर इसमें आंसर शीट में दे रखा है 2.56 इंटू 10 की पावर -2। कितना आंसर दे रखा है 2.56 इंटू 10 की पावर -2 ओम्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 100% आएगा, कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि 10th मैंने पास कर रखा है। तो अब इसके बाद देखा जाए तो अब कौन सा टॉपिक है, क्योंकि इतना टॉपिक हो गया है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये अब हम अगले लेक्चर में बता देंगे। ये दूसरा लेक्चर था, दूसरा लेक्चर ही काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। इसमें क्या आपने क्या क्या सीखा, एक तो आपने सिंबल सीखे, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम सीखा, रेजिस्टेंस सीखी, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है ये सीखा, रेजिस्टिविटी सीखी, न्यूमेरिकल लगाया। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, मतलब एक आपको प्रैक्टिस सीट भी अवेलेबल करवा दी जाएगी इस तरह में। वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ 1%, एनईसी बायो टीचर है आपकी, ह्यूज टीम ऑफ 1%। सुना डायलॉग है, सुने होंगे। तो अब आपको पता है हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताया करिए कि हमने कैसा पढ़ाया, सोहेल भैया ने कैसा पढ़ाया। और सोहेल भैया में सर कहते हैं तो वो सर कोई नहीं कहेगा, तो वहाँ सर है। तो ये चीज़ होती है। हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, पर पढ़ा रहे हैं हम लोग। मेरा एक ये मोटो था, सपना था, काफ़ी बड़ा सपना था कि हमें क्यों ये स्टार्टअप करना था, क्योंकि हमें सोहेल को भी, मतलब हम तो जेई की अपनी जेई मेन की प्रेप कर रहे हैं, सोहेल अपनी नीट की प्रेप कर रहा है, तो हम लोगों को भी कोई अच्छी सी इंस्टीट्यूट में पढ़ना था। तो इंस्टीट्यूट का पैसा ज़्यादा होता है, हाँ, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये चालू करा था। अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी ग्रो करेगा, फिर और चीज़ें, फिर धीमे धीमे डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें बाद की बातें। तो अगले बार से हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू, और अपना PYQ लगाते रहें, जहाँ तक हमने पढ़ा दिया वहाँ तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें। हाँ, जो ना समझ में आए वो आप भेज सकते हैं इंस्टाग्राम। तो ये चीज़ें समझ में, मतलब आप इसके PYQ लगाएं, रेगुलरली NCERT पढ़ते रहें, रेगुलरली क्या NCERT पढ़ते रहें, NCERT पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और उसके बाद और क्या आपको डाउट्स हो, जैसे डाउट्स हो तो आप डाउट्स कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपने दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर वो पर्सनल सोहेल ने हमने लगा रखा है कि किसी को डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है, तो वो अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। उसके बाद आप टेलीग्राम पे हम लोगों से ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक वो हमेशा लगा देता है। मेरे प्रीवियस वाले जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और तो अगर आप, एक चीज़ है आज याद आया, लालगंज के अगर आप हैं तो यहाँ पर एक सर्विस आई है टैक्सी की, काफ़ी अच्छी लगी हमें, वो मेरे घर के सामने भी लगा है, तो हमें वो अच्छा लगा काफ़ी। वो एक स्टार्टअप है, वो भी एक तरह का स्टार्टअप है शायद, कि पता नहीं, हमें इसका आइडिया नहीं है। वो काफ़ी अच्छी सर्विस है, एक तरह का आपको है ना ई-रिक्शा सप्लाई करता है। उसका जो मेन मोटो है वो रिसोर्स जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स पे काम करता है, मतलब
कोई पेट्रोल या उसकी गाड़ी नहीं यूज़ करते, वो लोग डीजल वाली, वो लोग अभी ई रिक्शा सप्लाई कर रहे हैं।